अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजरानी आज वेनेजुला क्राइसिस पे लेक्चर करूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेनेजुला कहाँ पे लोकेट कर रहा है। वेनेजुला के ऑफिशियल मैप को देखेंगे। ये रहा वेनेजुला का ऑफिशियल मैप। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेनेजुला की हद से ज़्यादा एक जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वेनेजुला की जो यहाँ पे एक तो बाउंड्री लगती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ और दूसरी वेनेजुला की बाउंड्री लगती है यहाँ पे कैरिबियन सी के साथ। तो ये रहा नॉर्थ कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और ये रहा साउथ अमेरिकन। तो साउथ अमेरिकन में वेनेजुला लोकेट कर रहा है। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि वेनेजुला की कितनी हद से ज़्यादा जोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है। और वेनेजुला दुनिया का वो कंट्री है जिसके पास हद से ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। कहा जाता है कि सऊदी अरबिया के बाद जो सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं वो है वेनेजुला के पास। तो कुछ दिनों से मतलब कि 2014 से 2015 से जब वेनेजुला में एक सिविल वॉर टाइप एक सिचुएशन आई है, तो उसने कितना वेनेजुला को इफेक्ट किया है और कितने वेनेजुला के लोग यहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रीज में गए हैं। तो इन सब पे हम आज डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि कभी तारीख में वेनेजुला हद से ज़्यादा डेवलप था, तो अब वेनेजुला की क्या कंडीशंस हैं। 2019 में यहाँ पे हद से ज़्यादा वायलेंस है, यहाँ पे ब्लैक मेलिंग भी हद से ज़्यादा एक रूज पे है, और ह्यूमन राइट वायलेशन तो इतनी हो चुकी है वेनेजुला में, जो इसके जो भी सिविलियंस थे वो वहाँ से माइग्रेट होकर दूसरी कंट्रीज़ में जा चुके हैं। और इन्फ्लेशन रेट अब 2019 में जो सबसे बड़ा है वो है वेनेजुला का। तो इस पे हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में बात करेंगे कि भाई वो कौन से ऐसे इवेंट हुए जिन्होंने लीड किया वेनेजुला को टुवर्ड देयर डिक्लाइन। अब देखें, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई 15 मार्च 2019 को। उस रिपोर्ट का नाम था द सिटीजन्स काउंसिल फॉर पब्लिक सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस। अब ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। उस रिपोर्ट में क्या था कि उस रिपोर्ट में बताया गया दुनिया के वो 50 जो मोस्ट डेंजर सिटीज़ हैं, उसमें वेनेजुला का जो कैपिटल है कराकस वो 3rd नंबर पे। अब तो आप इससे समझ सकते हैं कि भाई कोई इतना कंट्री जो हद से ज़्यादा कभी डेवलप था, आज 2019 में उसका कैपिटल दुनिया के मतलब के 3rd नंबर, दुनिया का मोस्ट 3rd नंबर जो एक डेंजर सिटी बन गया है, वो कैसे। तो इस सब पे हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से बात करेंगे। तो अब देखें, इन्फ्लेशन रेट अब 2019 में आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा एक इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो वेनेजुला का है, और कहा जाता है कि 2020 तक ये इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, यही रहेगा। और इस सिविल वार टाइप सिचुएशन के तहत जो वेनेजुला के जो बहुत से सिटीजन्स थे वो माइग्रेट कर गए हैं। जैसे कि बहुत कुछ लोग स्पेन में जाकर रह रहे हैं, कुछ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, कुछ पेरू में, मतलब कि बहुत सी कंट्रीज़ में, या अर्जेंटीना में, बहुत सी कंट्रीज़ में चले गए हैं, क्योंकि वहाँ पे हालात वेनेजुला में कुछ हालात ठीक नहीं हैं। तो अब हम देखेंगे हिस्ट्री को कि भाई ये जो इतने हालात ख़राब हो गई, कोई कंट्री जो इतना डेवलप था, उतनी डेवलप होने के बावजूद ऐसी सिचुएशन में कैसे आया। तो हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से देखेंगे। अब देखें, वेनेजुला इज़ ऑयल रिच कंट्री एंड इट हैज़ लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स। अब वेनेजुला ऑयल रिच कंट्री है और इसके पास जो लार्जेस्ट जो ऑयल रिजर्व्स किसी कंट्री के पास हैं वो है वेनेजुला। और कहा जाता है कि वेनेजुला की 95% जो इकोनॉमी जनरेट होती है वो सिर्फ उसके ऑयल के तहत ही होती है। मतलब कि इनके पास ना ही कोई एग्रीकल्चर है, ना ही कोई और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, या ये कहें कि नहीं कोई और उन्हें सोर्स ऑफ इनकम है। मतलब कि उनके पास जो सोर्स ऑफ इनकम या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सिर्फ ही ऑयल है, और उनकी 95% इकोनॉमी ऑयल पे ही डिपेंड है। और वेनेजुला पीपल फाउंड ऑयल इन 9th and 10th सेंचुरी। 9th और 10th सेंचुरी में इन लोगों ने ऑयल को फाउंड किया, मगर उस वक्त इनको इतना इल्म नहीं था कि भाई ऑयल को क्या करें। तो वो प्राइमरी फंक्शंस के लिए ऑयल को इस्तेमाल करते थे। मतलब कि प्राइमरी फंक्शन किसी मेडिसिन पर्पस के लिए वो ऑयल को ही इस्तेमाल करते थे। फिर क्या हुआ कि जैसे ही वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई 1992 में, एक हद से ज़्यादा एक ह्यूज ऑयल वेल डिस्कवर्ड हुई वेनेजुला में। जब वो एक बड़ी वेल डिस्कवर्ड हुई वेनेजुला में, तो जो भी इंटरनेशनल ऑयल कंपनीज थे वो सब मतलब के टिल्ट हुए वेनेजुला की तरफ। वो वेनेजुला आए और उन्होंने क्या किया कि तेल निकालना शुरू कर दिया। अब यहाँ से मैं एक बात और आपको बता दूं कि जो वेनेजुला में ऑयल है वो हार्ड टू एक्सट्रैक्ट है। मतलब कि वहाँ से ऑयल निकालने में बड़ा
एक टाइम लगता है, और दूसरा तो वहाँ पे बिलियंस खर्च करने के बावजूद ही ऑयल वहाँ से वेनेजुएला में निकलता है। जैसे सऊदी अरबिया में अगर किसी बंदे को या किसी कंपनी को ऑयल निकालना हो तो उसमें इतना खर्चा नहीं लगता जितना वेनेजुएला में लगता है। तो आप समझ सकते हैं कि वेनेजुएला कितना डेवलप था उस वक्त। तो 1922 में जैसे ही ऑयल वेल डिस्कवर्ड हुई तो उसके 8 इयर्स के बाद ही वेनेजुएला दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया ऑयल का, और जाहिर बात है इस बात की वजह से इसकी करेंसी भी इंक्रीज हुई। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये एक ही फैक्टर है जिसकी उनकी रेवेन्यू का। उसके बाद क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार 2 हुई, वर्ल्ड वार 2 में वेनेजुएला हर रोज प्रोड्यूसिंग 1 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 के दौरान हर रोज जो वेनेजुएला प्रोड्यूस कर रहा था वो 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूस कर रहा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरनेशनल इसकी कितनी अहमियत थी उस वक्त। तो 1950 में क्या हुआ कि दूसरी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज थे जैसे ईरान था उन्होंने भी, और इराक था, सऊदी अरबिया, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी ऑयल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब सब कंट्रीज ने ऑयल को एक्सपोर्ट किया तो ऑयल का क्या हुआ कि ऑयल की डिमांड कम हो गई। मतलब कि सप्लाई इन लोगों ने, इन सब कंट्रीज ने जब ज़्यादा की तो जाहिर बात है डिमांड किसी चीज़ की कमी हो जाएगी जब सप्लाई ज़्यादा होगी। तो इससे क्या हुआ, इससे ऑयल की प्राइसेस इफेक्ट हुई, ऑयल की प्राइसेस कम हुई। तो इसके बाद क्या हुआ कि इन सब कंट्रीज ने मिलकर 1960 में ओपेक को फॉर्म किया, ओपेक बनाई। ओपेक का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब इसका मेन रीज़न क्या था, इसका मेन रीज़न ये था इन 5 कंट्रीज ने, ईरान, इराक, वेनेजुएला, कुवैत और सऊदी ने मिलकर ओपेक को लॉन्च किया और कहा कि भाई आज के बाद हम, मतलब कि एक प्रिंसिपल सेट किए कि भाई आज के बाद जो हम ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे इतनी लिमिट, इतनी मिकदार में ऑयल प्रोड्यूस करेंगे और इतनी मिकदार में ऑयल को एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम मिकदार से ज़्यादा ऑयल को एक्सपोर्ट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो ऑयल की प्राइसेस गिरेंगी जिससे हमें नुकसान होगा। मगर ये एक एग्रीमेंट था, इस पे किसी भी कंट्री ने इतना ज़्यादा इम्प्लाई नहीं किया, उससे कबूल नहीं किया। उसके बाद क्योंकि बहुत से इश्यूज थे, 1960 का टाइम पीरियड था, कोल्ड वार अपने उरूज पर थी, तो इसलिए इन्होंने एक प्रिंसिपल तो सेट किया मगर प्रिंसिपल पे फॉलो नहीं किया। तो अब ये थी एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। अब आ जाते हैं 1990 में। 1990 में क्या हुआ कि ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज हो गई। अब जाहिर बात है अगर ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होंगी इंटरनेशनल मार्केट में तो क्या होगा, वेनेजुएला हद से ज़्यादा तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा, वेनेजुएला की इकोनॉमी जनरेट होगी, क्योंकि दूसरी कंट्रीज जो जैसे सऊदी अरबिया या जैसे ईरान उनके और भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, मगर वेनेजुएला का जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ रिसोर्सेज या इकोनॉमी को जनरेट करने का जो मेन एक सोर्स है वो है ऑयल। मतलब 95% इनकी इकोनॉमी ऑयल से ही जनरेट होती है। जब 1999 में ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई तो इससे क्या हुआ कि वेनेजुएला की इकोनॉमी भी जनरेट हुई, और 1999 में वेनेजुएला का एक प्रेसिडेंट बना होगो शावेज। अब जब होगो शावेज 1990 में प्रेसिडेंट बना तो ऐसे समझ लें कि उस वक्त उससे वेनेजुएला एक डेवलप मिला, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट बना होगो शावेज, ही फोकस्ड ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट। इसने ह्यूमन डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया, जैसे कि लोगों को जॉब्स दी, पॉवर्टी को ख़त्म कर दिया, और एम्प्लॉयमेंट जो भी लोग जिनको जॉब नहीं थी उनको जॉब मुहैया कर दी गई स्टेट की तरफ से, और इन्फ्लेशन रेट को भी ख़त्म कर दिया गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी थी या इंटरनेशनल जो भी कंट्रीज़ थे या इंटरनेशनल जो भी फिगर्स थे जैसे बराक ओबामा था, उन सब ने तारीफ़ की होगो शावेज की कि भाई होगो शावेज अपनी कंट्रीज़ में जो सोशल फैक्टर्स को इम्प्रेस कर रहा है या सोशल फैक्टर्स को जो फोकस कर रहा है वो एक अच्छी बात है। मतलब कि इसकी बहुत इंटरनेशनली एक इमेज हाई हुई। उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे देखें कि 1990 में होगो शावेज बना प्रेसिडेंट, और 1990 में ऑयल की प्राइसेस आप यहाँ से देख लें कि 1990 में ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हुई। अब ये जो इतने ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रोग्राम लॉन्च कर रहा था उसके पीछे ये भी एक इसकी गुड फॉर्चून थी, ये गुड लक प्रेसिडेंट था ऐसे ही कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त ऑयल की प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अगर ऑयल की प्राइसेस नहीं बढ़ती तो जाहिर बात है जो इसने जो प्रोग्राम लॉन्च किए थे उन प्रोग्राम को आकर ख़त्म ही कर देता, क्योंकि 95% इनकी इकोनॉमी डिपेंड ही ऑयल पर थी। खैर, तो आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद क्या हुआ कि PDVSA इज द वेनेजुला स्टेट ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। अब जो वेनेजुला की या ये कहें कि साउथ अमेरिकन की जो सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी है वो है PDVSA। अब ये PDVSA किसकी कंपनी है? वेनेजुला की ऑयल कंपनी। उसके बाद क्या हुआ कि जो वेनेजुला जो टोटली जो डिपेंडेंट है वो इस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यही मीन्स ऑफ इनकम है इनकी। होगो शावेज ने एक ऐसे समझ लें कि ऑर्डर दिया PDVSA को, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि होगो शावेज डिड नॉट बिलीव इन प्राइवेट ओनरशिप। होगो शावेज कभी भी प्राइवेट ओनरशिप पे बिलीव नहीं रखता था। वो ये कहता था कि अगर कोई भी चीज़ प्रोवाइड करनी है वो स्टेट प्रोवाइड करेगी, अगर कोई भी कंपनी स्टेट में हो तो वो प्राइवेट कोई बंदा नहीं चलाएगा मगर उसे स्टेट चलाएगी। तो इस ही फार्मूले को आगे चलाते हुए होगो शावेज ने ऑर्डर दिया उस कंपनी को जो उस मुल्क में थी, वेनेजुला में, कहा कि हायर द पीपल इन जॉब्स इन बिड टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री। उसने कहा कि भाई जो जो लोग अनएम्प्लॉय हैं उनको अपनी कंपनी में हायर करें, उनको जॉब्स दें। और इतनी हद तक भी कहा कि अगर कंपनी में जॉब्स ख़त्म हो जा रही हैं तो दूसरी एरियाज़ में वेनेजुला के जिस जगह पे जॉब्स की ज़रूरत है आप उन बंदों को जॉब्स दें और सैलरी आप पे करेंगे। तो क्या हुआ कि उस PDVSA ने उनको जॉब दी, क्योंकि PDVSA एक तो हद से ज़्यादा उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इंक्रीज थी। उसके बाद क्या हुआ कि इन 2013 होगो शावेज डाइड। 2013 में होगो शावेज डाइड हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बना वो बना निकोलस मदुरो। वो 2013 में निकोलस मदुरो बना प्रेसिडेंट। अब देखें, जब निकोलस मदुरो प्रेसिडेंट बना तो लोगों की वही उम्मीदें थी निकोलस मदुरो से जो होगो शावेज के टाइम पीरियड में जो उनको बेनिफिट मिले, क्योंकि होगो शावेज के टाइम पीरियड में उनको जॉब्स मिली तो वो कह रहे थे कि भाई अब भी हमें जॉब्स मिलें, या जो जो सोशल फैक्टर्स के जो प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे तो उनकी अब भी यही डिमांड थी कि भाई वो प्रोग्राम भी निकोलस मदुरो उनको कंटिन्यू रखे। मगर यहाँ पे एक इशू हुआ। यहाँ पे इशू क्या हुआ कि जैसे ही ये प्रेसिडेंट बना, इसके प्रेसिडेंट बनने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस गिरना शुरू हुई, क्योंकि 2013 के बाद आप देख लें कि बहुत से टेररिज्म के तारीख में एक्ट हुए। ISIS भी का भी एक राइज हुआ, जिसके तहत एक इंटरनेशनल या रिलेशंस में एक गैप था, जिसके तहत क्या हुआ कि ऑयल की प्राइसेस गिरी। अब जब ऑयल की प्राइसेस गिरेंगी कि तो उसके बाद क्या होगा कि वेनेजुला जिसकी इकोनॉमी 95% बिलीव करती है ऑयल पे, या जिनका जो जनरेट होती है इकोनॉमी 95% जो वेनेजुला की इकोनॉमी जनरेट होती है वो ऑयल पे, अगर ऑयल की प्राइसेस गिरेंगी तो जाहिर बात है वेनेजुला के जो सोशल प्रोग्राम हैं वो भी ख़त्म होंगे, या वेनेजुला की इकोनॉमी भी कम हो जाएगी, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा फैक्टर सोर्स है नहीं इकोनॉमी को जनरेट करने का, ना कोई एग्रीकल्चर ना कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई इस टाइप का। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया टू रिड्यूस इट्स सोशल प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं तो जो हमारे सोशल प्रोग्राम्स हैं हम उनको ख़त्म करेंगे। तो जैसे ही इन्होंने ये बात कही तो पीपल इसके खिलाफ हो गए, जो भी कॉमन बंदे थे, अपोजिशन पार्टीज भी इसके खिलाफ हो गई। अब देखें, जो कॉमन पीपल थे वो इस बात को नहीं समझ रहे थे कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं और हमारा कंट्री वेनेजुला 95% डिपेंड ही ऑयल पर है। तो जाहिर बात है अगर ऑयल की प्राइसेस गिरी हैं तो हमारे सोशल प्रोग्राम्स कुछ कम हो गए, मगर उन बंदों को ये बात समझ नहीं आ रही थी। और जो अपोजिशन जो पार्टीज थी वो भी इनके खिलाफ हो गई, और अपोजिशन पार्टी का तो काम ही यही होता है कि कोई प्रेसिडेंट उसको ख़त्म करके हम ही प्रेसिडेंट या हम गवर्नमेंट में आ जाएं। उसके बाद वेनेजुला में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, मगर ये जो प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो उसने सबको इग्नोर किया, किसी भी बात को उसने ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब देखें 2013 में होगो शावेज की डेथ हुई, तो होगो शावेज की डेथ के बाद इन्फ्लेशन रेट कितना हद से ज़्यादा बढ़ गया 2018 तक। इस ग्राफ में आप देख लें तो वो लोग समझ रहे थे कि जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है वो हमारे न्यू प्रेसिडेंट की वजह से बढ़ रहा है, मगर वो इस बात को नहीं देख रहे थे कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस भी डिक्रीज हो रही हैं। वो इस प्राइसेस डिक्रीज को नहीं देख रहे थे, मगर उनको ये लग रहा था कि न्यू प्रेसिडेंट की वजह से हमारा इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा हो रहा है, राइज हो रहा है। तो आगे बढ़ें
तो 2013 में जो हमारी जीडीपी थी वेनेजुला की, वो भी जाहिर बात है जब प्राइसेस आए थी तो जीडीपी भी ठीक थी। जो 2013 के बाद जब इनके ऑयल प्राइसेस कम हुई तो इनकी जीडीपी भी आकर गिरी, तो ये बात भी काबिल कबूल बर्दाश्त नहीं थी उन कॉमन पीपल के लिए। तो आगे बढ़ें। फिर क्या हुआ कि प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे थे उन्होंने प्रोटेस्ट को और ज़्यादा फोकस किया, और ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई क्योंकि यहाँ पे पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका था और वेनेजुला की इतनी हालत हो गई 2013 के बाद कि ऐसे लग रहा था कि सिविल वार कोई वेनेजुला में लग चुकी है और एवरीथिंग बिकम द आउट ऑफ कंट्रोल, हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि एक पार्टी थी जो अपोजिशन पार्टी थी जो 2008 में बनी थी, मगर 2008 से वो इतनी एक्टिव नहीं थी, पर 2013 के एंड में 14 में वो पार्टी ज़्यादा एक्टिव हो गई जिसका नाम है डेमोक्रेटिक यूनिटी कोलिशन। अब इनका जो एम और ऑब्जेक्ट क्या था कि गवर्नमेंट को ख़त्म कर दें, गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करें और उसके बाद हम अपनी गवर्नमेंट बनाएं। तो उस वक्त क्या हुआ कि जो ये पार्टी थी, इस पार्टी में बहुत से जो छोटी छोटी पार्टी थी उन्होंने भी इस पार्टी को ज्वाइन किया और वो सब किसके खिलाफ हो गए, गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। तो 2016 में इन पार्टी वालों ने एक इल्ज़ाम लगाया और वो इल्ज़ाम ये था, उन्होंने कहा कि भाई जो इस वक्त वेनेजुला का प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो ने सुप्रीम कोर्ट में अपने बंदे हायर किए हैं, मतलब कि अपने जजेस रखे हैं। तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई कानून ये पास करवाए और वो जो जजेस या वो सुप्रीम कोर्ट में जो बंदे बैठे हैं जो इसके बैक हैं वो उसको पास कर दें। तो मतलब कि प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ती गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जिसके तहत प्रोटेस्ट और बढ़ी वेनेजुला में, वो ये इशू था 2017 के 1 मई को जो उसका प्रेसिडेंट था वेनेजुला का मदुरो, उसने कहा कि कॉल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसने कहा कि अब मुझे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए दैट वुड ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगी क्योंकि टू रिप्लेस द 1999 वेनेजुला कॉन्स्टिट्यूशन। इसने कहा कि मैं अब एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा जिसके लिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाऊँगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी और जो 1999 का कॉन्स्टिट्यूशन है जो होगो चावेज ने बनाया था, हम उसको ख़त्म करके एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करेंगे। और उसके साथ साथ इसने ये कहा कि आर्टिकल नंबर 347 का इसने कहा कि आर्टिकल नंबर 347 में है कि एंड स्टार्टेड दैट हिज कॉल फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज नेसेसरी टू काउंटर द एक्शंस ऑफ द अपोजिशन। इसने आर्टिकल 347 का रेफरेंस दिया और उसमें कहा कि आर्टिकल नंबर 347 में ये है कि अगर कोई ऐसी कंट्रीज में सिचुएशंस क्रिएट हो और अगर अपोजिशन के पावर्स को या अपोजिशन को कर्टेल करने के लिए ये नेसेसरी है कि हम कोई दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयार करें। तो इसके साथ साथ इसने ये कहा कि जो मेंबर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वो हम इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट नहीं करेंगे, मगर वो क्या करेंगे, वो हम सिलेक्ट करेंगे। कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? फ्रॉम सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो ऑयल फैक्ट्री, जो पीडी, जो मैंने आपको बता दी कि जो वेनेजुला की सबसे बड़ी जो ऑयल कंपनी थी, मतलब कि ऐसी कंपनीज से हम वो बंदे सिलेक्ट करेंगे। जब ये बात इशू हुई उसके प्रेसिडेंट वेनेजुला की तरफ से, उसके बाद क्या हुआ कि मैनी कंट्रीज रेज्ड अगेंस्ट हिम। जो मैनी कंट्रीज थी उन्होंने यही समझा कि भाई ये तो आप गलत कर रहे हैं, आप सिर्फ पावर में रहने के लिए आप ये बातें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और इवन के 40 कंट्रीज जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी था, उसने कहा कि हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली जो आप बनाएंगे, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को रिकॉग्नाइज कभी नहीं करेंगे क्योंकि आप तो गलत कर रहे हैं। अगर आप कोई न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस है, आप इलेक्शन करवाएं, उसके लिए मेंबर इलेक्ट करें तो वो मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएं। मगर आप नहीं तो इलेक्शन करवा रहे हैं, नहीं तो कुछ और, मगर आप उन कंपनीज से बंदे सिलेक्ट करके उनको कहेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें। तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि हमें ये बात कभी भी काबिल कबूल नहीं। तो इस बात की वजह से क्या हुआ कि बहुत सी प्रोटेस्ट और ज़्यादा वेनेजुला में बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2017 में रीजनल इलेक्शंस हुए। जब रीजनल इलेक्शंस हुए तो वेनेजुला की बहुत सी पार्टीज थी जिन्होंने कहा कि भाई हम बायकॉट करते हैं, हम आपके इस रीजनल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब इन्होंने कहा कि हम रीजनल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो उस वक्त क्या हुआ
कि जो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट ने कहा कि अगर आपने रीजनल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपको ये भी इजाज़त नहीं होगी कि आप तो वेनेजुला के उस प्रेसिडेंट ने यही मतलब कि एक बात उन सबको बता दी कि अगर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रीजनल इलेक्शन में कोई भी पार्टी, तो उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर मतलब 2018 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे, तो उसने कहा कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी उनको पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाएगा। तो ये इलेक्शंस हुई, जिस इलेक्शंस में 23 सीट्स थी, 23 सीट्स में जो 18 सीट्स थी वो किसने जीती? वो जीती जो उसका प्रेसिडेंट था मदुरो, उसकी पार्टी ने। और जो रिमेनिंग जो 5 सीट्स थी वो जो कोलिशन बनाई वो 5 सीट्स उन्होंने जीती। तो उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सी पार्टीज ने इवन के जिन्होंने लास्ट किया उन्होंने कहा कि हम आपकी इस इलेक्शन को नहीं मानते। तो उसके बाद ये अब देखें कि इस 2017 के इस इलेक्शंस के बाद प्रोटेस्ट, नंबर ऑफ प्रोटेस्ट बहुत इंक्रीज हुए और बहुत से लोग इस इलेक्शन के खिलाफ भी आ गए। और इन्होंने कहा कि भाई ये कौन सी बात है, अगर कोई बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई बंदा बायकॉट कर रहा है इलेक्शन में, तो आप ये क्यों कर रहे हैं कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो 2018 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए। अब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कब होने थे? ये होने थे दिसंबर 2018 में, मगर कब करवाए गए? ये करवाए गए 20 मई 2018 में, मतलब कि बहुत टाइम पीरियड पहले करवाए गए। अब इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि जब 2017 में रीजनल इलेक्शंस हुए थे तो रीजनल इलेक्शंस में बहुत सी पार्टीज ने बायकॉट किया। तो बायकॉट करने के बाद प्रेसिडेंट ने कहा कि अब भी आपको ये इजाज़त नहीं कि आप फिर पार्टिसिपेट करें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। तो इसलिए इसे लगा कि उन बंदों को भी अभी इजाज़त नहीं और वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं जल्दी ही इलेक्शन करवा दूँ और जीत जाऊँ। तो उसमें इलेक्शंस हुई और जिस इलेक्शंस में क्या हुआ कि जो मदुरो था, मदुरो 67.84% उसने वोट लिए और वो इलेक्शन जीत गया। जब ये इलेक्शन जीत गया तो इसके बाद क्या हुआ कि प्रोटेस्ट हद से ज़्यादा बढ़ गई। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी इस बात को मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि भाई एक तो आपने बहुत सी पार्टीज को यहाँ पे बैन कर दिया, आपने क्यों बैन किया? वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो उसमें कौन कौन से थे जो मदुरो को बैन कर रहे थे या मदुरो को कंडेम कर रहे थे? यूरोपियन यूनियन वो भी कर रही थी कि भाई हम आपकी इलेक्शन को नहीं मानते। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ अमेरिकन स्टेट वो भी इनको नहीं मान रहे थे। इवन कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, उन सब ने कहा कि भाई आपके जो ये इलेक्शंस हुए हैं हम आपके इन इलेक्शंस को नहीं मान रहे। और कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो इन इलेक्शंस को मान रही थी, जिसमें था अफ्रीका, क्यूबा, ईरान, इजिप्ट, रशिया, सीरिया, तुर्की। अब यहाँ से देखें रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं? रशिया और चाइना कह रहे हैं कि भाई जो इस वक्त वेनेजुला का प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, वो ठीक बंदा है और वो आया है एक प्रॉपर चैनल के साथ, एक इलेक्शन हुई इलेक्शन के साथ आया है। और यहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये कह रही है कि भाई इसने ये कोई प्रॉपर चैनल के तहत नहीं आया, मगर ये ऐसे समझ लें कि डिक्टेटरशिप के हिसाब से ही यहाँ पे प्रेसिडेंट बना हुआ है। तो आप देख लें कि जो कोल्ड वार में जैसे चलता था कि यूएसए किसी एक कंट्री के साथ होता था तो यूएसएसआर किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो यहाँ पे यही हो रहा है। यूएसए अगर गवर्नमेंट के जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहा है तो रशिया किसको सपोर्ट? रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो यहाँ पे भी यही कुछ हुआ। और जो दो बड़ी पार्टी थी उन बड़ी पार्टी को भी इलेक्शंस में बैन करवाया था वेनेजुला के प्रेसिडेंट, जिसका जस्टिस फर्स्ट और पॉपुलर विल बायकॉट द इलेक्शन एंड वर बैंड इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। और इन दो पार्टीज का भी एक बड़ा स्कोप था जिसके तहत यूएसए इस बात को कंडेम कर रहा था कि भाई ये एक दो बड़ी पार्टीज थी, आपने इनको क्यों बैन किया? अगर इन्होंने हाँ ठीक है 2017 में बायकॉट किया तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि 2018 के इलेक्शंस में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन थी आपने उनको बैन कर दिया। अब देखें जो अब 2019 में जो क्रिटिकल सिचुएशंस हुए, अब हम बात करेंगे अब लेटेस्ट जो अभी हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है कि किसी भी सीएसएस के पेपर में भी आ सकता है, करंट अफेयर में, और दूसरे कंट्रीज़ के भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब 23 जनवरी 2019 को क्या हुआ कि जो अपोजिशन लीडर था जॉन गाइडो,
जॉन गाइडो डिक्लेयर हिमसेल्फ इंटरिम प्रेसिडेंट। 23 जनवरी 2019 को जो अपोजिशन लीडर था, जो नेशनल असेंबली का जो पहले प्रेसिडेंट था, उसने क्या किया, उसने आर्टिकल नंबर वेनेजुएला के आर्टिकल नंबर 233 का रेफरेंस देते हुए कहा कि भाई हमारे आर्टिकल में, मतलब कि वेनेजुएला के आर्टिकल में यह चीज़ है कि अगर कोई इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद बहुत सी प्रोटेस्ट हो और बहुत से लोग इस बात को मानने से इनकार करें, तो उस वक्त जो अपोजिशन लीडर और नेशनल असेंबली का प्रेसिडेंट हो, उसको ये हक है कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, इंटरिम गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ क्या करे, वो इलेक्शन करवाए। तो इसने ये नहीं कहा कि आज के बाद मैं ही प्रेसिडेंट हूँ, मैं ही कंट्री को चलवाऊंगा। तो उसने ये कहा कि भाई मैं आगे इलेक्शन करवाना चाहता हूँ। जैसे ही ये इशू हुआ, तो इस इशू के बाद क्या हुआ आप देखें, चाइना और रशिया क्या करेंगे, चाइना और रशिया इस एक्ट को क्या करेंगे, इस एक्ट को कंडेम करेंगे कि भाई ये बिल्कुल गलत हुआ। अब यूएसए क्या करेगा, यूएसए कहेगा कि बिल्कुल ही ठीक एक्ट हुआ, तो वैसे ही हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ कि 54 गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हिम, मतलब कि दुनिया के 54 कंट्रीज ने कहा कि भाई जो जिसने इंटरिम प्रेसिडेंट जो बना है, जिसने अपनी गवर्नमेंट बनाई है, जॉन गाइडो ने, ये ठीक है और हम इसकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इस जॉन गाइडो ने मिलिट्री के जो एक्स सर्वेंट थे उसके साथ भी जाकर मिला, और बहुत से मिलिट्री के जो एक्स सर्वेंट थे जो रिटायर हो चुके थे, उन्होंने भी कहा कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखें, कंट्री में सिर्फ पीपल डिवाइड नहीं हुए, नहीं कि अपोजिशन लीडर्स डिवाइड हुए, नहीं कि पॉलिटिशियंस डिवाइड हुए, मगर वहाँ की मिलिट्री भी डिवाइड हो चुकी है। क्योंकि कुछ मिलिट्री के बंदे यूएसए को कुछ मिलिट्री के बंदे जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ यूएसए की मिलिट्री के बंदे जॉन गाइडो को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह इंटरनेशनल कंट्रीज भी कुछ वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट था निकोलस मदुरो को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ वेनेजुएला का जो इंटरिम प्रेसिडेंट बना है जॉन गाइडो, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब कि एक सिविल वार सिचुएशन बन चुकी है, और इससे प्रोटेस्टर्स भी हद से ज़्यादा बढ़े, और ऑल अपोजिशन पार्टीज ने भी क्या हुआ कि जॉन गाइडो को ज्वाइन किया, यूएसए ने भी जॉन गाइडो को ज्वाइन किया। उसके बाद अब ये देखेंगे कि यूएसए को वेनेजुएला के साथ क्या इशू है। यूएसए रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ऑफ जॉन गाइडो, और उसके बाद जब इसने रिकॉग्नाइज किया तो यूएसए वेनेजुएला का जो पहले प्रेसिडेंट था उसने क्या किया, उसने कहा कि यूएसए की तारीख रही है वो डिस्ट्रक्शन पे ही बिलीव करता है, और उसने क्या किया कि जो यूएसए के डिप्लोमेट्स मौजूद थे वेनेजुएला में, उनको 72 आवर्स का टाइम दिया और कहा कि यहाँ से आप चले जाएं और आपको कोई हक नहीं कि हमारी कंट्री में रहें। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, यूएसए जो कहता है, यूएसए का मेन रीज़न ये है कि भाई जो जॉन गाइडो है वो एक प्रॉपर चैनल, मतलब कि थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट बना है, इंटरिम प्रेसिडेंट बना है, और जो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है जिसने 2018 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाए, वो मतलब कोई प्रॉपर चैनल नहीं था। उसमें बहुत सी पार्टीज को बैन करवाया गया, बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स को कैद करवाया गया था, अरेस्ट करवाया गया था, उसके बाद ही इलेक्शन इसने की। तो इसलिए जो जॉन गाइडो है वो ठीक बंदा है, वो ही प्रेसिडेंट बने या इलेक्शन करवाए। तो अब देखें कि मेन रीज़न क्या है। मेन रीज़न ये है कि जो वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है मदुरो, उसके बहुत से अच्छे ताल्लुकात हैं रशिया के साथ और चाइना के साथ, तो इसलिए यूएसए कभी नहीं चाहता कि साउथ अमेरिकन के किसी कंट्री के ताल्लुकात बेहतर हों रशिया और चाइना के साथ। अब देखें कि चाइना, रशिया क्या कर रहा है, रशिया हद से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है वेनेजुएला में, क्योंकि कुछ टाइम पहले मॉस्को टाइम्स में ये कहा गया कि रशिया साइन $6 बिलियन इन्वेस्टमेंट डील विथ वेनेजुएला। $6 बिलियन डील की है रशिया ने वेनेजुएला के साथ। तो रशिया कभी नहीं इस बात को कंडेम करेगा और कभी भी इस बात पे एग्री नहीं होगा कि जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट है मदुरो, उसकी गवर्नमेंट को गिराया जाए। मतलब कि अब एक इंटरनेशनल सिचुएशन, एक क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी है वेनेजुएला में। तो अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये मेरा वेनेजुएला के ऊपर लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।